नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका अपना होस्ट डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा बी अ स्टडी लवर। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी बेस्ट 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू किया हुआ है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज इस चैप्टर का हम लास्ट लेक्चर देखेंगे और ये पार्ट 5 रहेगा। चलो तो शुरू करते हैं गाइज। ये देखिए, यहां पर आज हम पार्ट 5 में ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और एक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रहेगा पार्ट 5। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पार्ट 2 में मैकेनिज्म क्या होता है ब्रीदिंग का, पार्ट 3 में एक्सचेंज ऑफ गैसेस और पार्ट 4 में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये 4 पार्ट ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं गाइज। ये 4 पार्ट देखने के बाद ही आप जो 5th पार्ट है इस पे आइए, क्योंकि ये समझने के बाद आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझेगा। चलो तो शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से, इसके बाद हम डिसऑर्डर देखेंगे। चलो ये देखिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पहले तो ये समझना होगा आपको रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। रेगुलेशन का मतलब होता है गाइस कंट्रोल। जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला कौन होता है। वैसे तो अपनी बॉडी में कंट्रोल सेंटर कौन होता है, सबको पता है कौन होता है। कंट्रोल सेंटर ब्रेन होता है। ये जो ब्रेन होता है, जैसे आप, मैं एक डायग्राम निकालता हूं, ये देखिए, ये ह्यूमन बीइंग है और इसका ये ब्रेन है। ये ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है। तो वैसे ही रेस्पिरेशन भी कंट्रोल करेगा। लेकिन ये ब्रेन के अंदर कौन सा रीजन होता है, ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट होता है जहां से रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो गाइज वो होता है पार्ट, ये देखिए यहां पर आपको डायग्राम में दिखेगा, ये होता है पॉन्स और ये होता है मेड्यूला। ये जो दो पार्ट है ना, ये करते हैं अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल। ये देखिए यहां पर इसको रेस्पिरेशन, ये जो रहता है न्यूरल, इसको न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं हम। जो ब्रेन के अंदर कौन सी होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम। अब इसके अंदर कौन से दो पार्ट है, एक है मेड्यूला और एक है पॉन्स। मेडुला देखा आपने, यहां पर ये जो रीजन है ये मेडुला है। ये देखो इतना जो पार्ट है ये मेडुला है और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम पॉन्स। ये पार्ट है सेरिबेलम का और ये जो पूरा पार्ट है ये हुआ सेरिब्रम और यहां पर ये आएगा डाइंसीफेलॉन। ओके, तो हमें अभी ये दो पार्ट के बारे में देखना है। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर। जो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम, ब्रीदिंग भी बोलते हैं ना। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, ब्रीदिंग इज नथिंग बट रेस्पिरेशन। द ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर कौन से होते हैं, एक होता है पॉन्स और एक होता है मेडुला। ओके, यहां पर देखिए ये जो मेडुला है, ये देखो ये होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं उसको। स्पेशलाइज सेंटर होता है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेडुला। जो मेन कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है ब्रेन के अंदर मेडुला। लेकिन मेडुला को सपोर्ट करने वाला भी एक पार्ट होता है पॉन्स। ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये पॉन्स है। ये जो पॉन्स क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसको मॉडरेट करता है। इसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये देखो, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जिसको हम मेडुला बोलते हैं, उसको क्या करता है, ये मॉडरेट करने का काम करता है। ओके, तो ये भी पार्ट इसमें हेल्प करता है। अब ये एग्जैक्टली करता क्या है, ये जो न्यूरल सिग्नल इसमें क्या करते हैं न्यूरल सिस्टम, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। अभी ये तो मैंने बोल दिया आपको कि रेगुलेशन करता है रेस्पिरेशन का, लेकिन करता कैसा है। यहां से क्या होता है गाइज, जो रेगुलेशन होता है न्यूरल, यहां से न्यूरल सिग्नल जाएंगे। न्यूरल सिग्नल क्या करते हैं, ये करते हैं गाइज इंस्पिरेशन को रिड्यूस। क्या करते हैं, इंस्पिरेशन जो होता है उसको ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। अभी कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या करते हो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो यहां पर। अब एक्सरसाइज करते वक्त आपको क्या होगा, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आपको इंस्पिरेशन ज्यादा लेना पड़ेगा, सांस ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो आपकी इंस्पिरेशन बढ़ जाएगी, राइट। अब ये इंस्पिरेशन बढ़ना है तो कैसे करेगा, इंस्पिरेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप नॉर्मल में इंस्पिरेशन करने के लिए, नॉर्मल सांस लेने के लिए आपको 2 सेकंड लग रहे थे, तो अभी आपको सांस लेने के लिए 1 सेकंड लगेगा। इसका मतलब क्या है, इंस्पिरेशन का जो टाइम है वो क्या हो रहा है, ड्यूरेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 2 सेकंड से 1 सेकंड हो रहा है। समझ रहे हो, यहां पर देखो
द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का जो टाइम है वो क्या कर रहा है, ड्यूरेशन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और इससे क्या हम रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर कर रहे हैं। नॉर्मल में कितना रहता है मुझे बताओ, ब्रीदिंग कितना लेते हैं, 1 मिनट में कितना रेस्पिरेशन करते हैं हम गाइज, 12 से 16 बार हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट रहता है 1 मिनट के अंदर। अब जैसे आप जिम के अंदर हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, आपका जो ब्रीदिंग रहेगा वो बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग बढ़ेगा, इसका मतलब इंस्पिरेशन को होने के लिए कम टाइम लगेगा, 2 सेकंड से अभी 1 सेकंड, ओके, कम से कम आधा सेकंड भी लग सकता है, तो ये जो टाइमिंग है ये बढ़ जाएगा, ओके। अभी और एक एरिया होता है, ये 2 एरिया तो आपको समझ में आ गया, और एक एरिया होता है उसको बोलते हैं हम केमो सेंसिटिव एरिया। अब ये केमो सेंसिटिव एरिया कहां होता है, ये होता है गाइज, ये जो पार्ट है ना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसके साइड में ही ये पार्ट होता है केमो सेंसिटिव एरिया। अब ये करता क्या है, देखो पहले तो आपको ये समझना होगा, ये जो ब्रेन के बाहर है ना एक लेयर होता है, ये देखो यहां पर आपको दिखेगा, ये जो ब्लू कलर में लेयर दिख रहा है आपको, ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर है ना, ये लेयर को बोलते हैं हम मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। ये इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये मेनिंजेस के 3 लेयर होते हैं, एक होता है पाया मैटर, एक होता है ड्यूरा मैटर, और एक होता है अरेक्नॉइड मैटर। अब ये जो लेयर होते हैं ना, लेयर के बीच में होता है एक फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड रहेगा कहां, ये मेनिंजेस जो लेयर के अंदर, ये जो फ्लूइड होता है ना, इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेरिब्रम के अंदर भी होता है और स्पाइनल के अंदर भी होता है ये फ्लूइड, इसलिए इसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये सेरिब्रो का मतलब होता है ब्रेन, ये जो पार्ट है मैंने बताया आपको, ये सेरिब्रम पार्ट होता है, ये सेरिब्रम को पूरा कवर किया होता है, और स्पाइनल, जो स्पाइनल कॉर्ड यहां से निकलती है बाहर, ओके, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, तो ये इसके बाहर भी क्या होता है, इसका लेयर होता है मेनिंजेस का, इसके अंदर भी ये फ्लूइड होता है, इसके लिए इसको नाम दिया है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, देखो गाइस, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इतना सेंसिटिव होता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्लस आयंस के लिए। थोड़ा भी, इतना सा भी ब्लड के अंदर थोड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्रमाण थोड़ा भी बढ़ता है, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पता चल जाता है। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां है, देखो यहां पर एरिया है, ये देखो ये जो एरिया है ना, ये यहां पर देखिए, ये होता है मेडुला। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर कुछ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये किसको पता चलेगा, यहां पर एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं हम केमोसेंसिटिव एरिया। और ये केमोसेंसिटिव एरिया को पता चलने के बाद इसके नजदीक होता है मेडुला, तो ये मेडुला को यहां से पता चल जाता है। देखो यहां पर पढ़िए अभी, केमोसेंसिटिव एरिया इज द सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। जो मैंने बताया रिदम सेंटर कौन होता है, मेडुला होता है, मेडुला को क्या पता चल जाता है, ये इज ए देखो इस chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion। वो क्यों केमोसेंसिटिव एरिया किसको बोल सकते हैं हम, ये होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के यहां पर मेडुला के साइड में, ओके। अब यहां पर डायग्राम में देखिए आप, ये देखो ये होता है ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर होता है। अब ये ब्रीदिंग जो कंट्रोल सेंटर होता है, ये कंट्रोल करता कैसा है, देखो यहां से सिग्नल जाता है ब्रेन को, मींस मेडुला के पास, और मेडुला क्या करता है, फिर सिग्नल देता है यहां पर ये चेस्ट रीजन में, ओके। अब ये होता कैसा है, देखो पहले तो यहां से सेंटर में से सिग्नल जाएंगे, एक दो टाइप के सिग्नल जा सकते हैं। एक तो जाएगा यहां से, जो मैंने बताया आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस के आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो ये पता चल जाता है पीएच लेवल से, ओके। क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, एसिडिटी जो होता है H प्लस पीएच बढ़ जाएगा, एसिड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का एसिड है, तो ये बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होता है, पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड बढ़ता है तो पीएच कम होता है। ये देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन ब्लड, जो मैंने बताया था आपको, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पता चल जाता है, क्योंकि ये होता है बहुत सेंसिटिव। अब यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन ब्लड acts directly on medulla center by causing drop in pH of cerebrospinal fluid। अब मैंने बताया आप cerebrospinal fluid को बताया, cerebrospinal fluid के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके अंदर pH कम होता है। क्या होता है, उसके अंदर pH कम हो जाता है। ये pH कम हो जाता है, ये पता चलता है केमोसेंसिटिव एरिया को। और ये pH क्यों कम होता है, क्योंकि ये जो ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बढ़ जाता है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है तो एसिडिटी लेवल बढ़ जाएगा, ओके। एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, और एसिड का लेवल जैसे बढ़ता है तो पीएच होता है कम, ओके।
अभी देखो यहां पर ये एक तो सिग्नल गया, ये वाला एक सिग्नल गया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का, और दूसरा सिग्नल होता है ऑक्सीजन सेंसर होता है, जो होता है गाइज यहां पर ऑर्टिक बॉडी के पास, इसे रिसेप्टर भी बोलते हैं, यहां पर रिसेप्टर होते हैं। एक्चुअली ऑक्सीजन से ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम करते हैं, लेकिन डायग्राम में ऑक्सीजन दिखा है, लेकिन आपके बुक्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। एक्चुअली देखा जाए ना तो ऑक्सीजन का ये रेगुलेशन में कोई भी रोल नहीं है, इट्स इनसिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट रोल होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा रोल नहीं होता है ये रेगुलेशन में। मेन रोल होता है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। ओके, अब यहां से आपको ये पता चला। अभी देखते हैं यहां पर, ये तो आपको सिग्नल गया, यहां पर ये दोनों चीजें का सिग्नल आपको ये मेडुला के पास गया। अभी मेडुला क्या करेगा? वो प्रोसेसिंग करेगा कि इस पे करना क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना है, बढ़ चुका है तो इसको कम करना पड़ेगा। तो मेडुला का क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए कुछ तो प्रोसेस करेगा यहां पर चेस्ट के अंदर। अब ये क्या करेगा, कैसा करेगा? देखो देखिए यहां पर ये सिग्नल भेजेगा यहां पर। अब ये सिग्नल क्या भेजेगा? ये सिग्नल भेजेगा कैसे? थ्रू ये दो नर्व्स के थ्रू, एक होता है फ्रेनिक नर्व और एक होता है इंटरकॉस्टल नर्व। अब ये सिग्नल क्या भेजेगा? ये सिग्नल भेजेगा कॉन्ट्रैक्शन करने का। समझ रहे हो? देखो ये ट्रिगर करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, इंस्पिरेटरी मसल। और इंस्पिरेटरी मसल कौन सी होती है? दो होती है, एक डायफ्राम और एक इंटरकॉस्टल मसल। आपको बताया था मैंने, इंटरकॉस्टल मसल क्या करती है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में चेस्ट का मूवमेंट करती है, और डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में मूवमेंट करती है, राइट। तो ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इंस्पिरेशन करेगा डायफ्राम और इंटरकॉस्टल का मसल का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इसके अंदर क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इंस्पिरेशन होता है, राइट। इंस्पिरेशन बढ़ेगा, और इंस्पिरेशन बढ़ने से क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कम हो जाएगा। सिंपल, समझ रहे हो? यहां पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, सिग्नल गया यहां पर, मेडुला ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन किया। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, वैसे कम होने से जितना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का सिग्नल जाएगा तो यहां पर मेडुला क्या करेगा? ये एक्सप्रेशन करने का काम करेगा, यहां पर क्या? रिलैक्सेशन करेगा। वैसे ही क्या होगा? रिलैक्सेशन जैसे होगा वैसे क्या होगा? यहां पर इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन होगा। ओके, अभी देखो आगे, देखो यहां पर होता कैसे? देखो इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस की बात की जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्लस आयन की। कौन से आयन की बात कर रही है? यह सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं? सब्सटेंस एक्टिवेट करते हैं सेंटर को। अब ये सेंटर को एक्टिवेट कैसे करते हैं? अब ये सेंटर एक्टिवेट होने के बाद देखो, विच इन टर्न सिग्नल द रिदम सेंटर। सेंटर को एक्टिवेट किया, उसने सिग्नल दिया रिदम सेंटर को। अब रिदम सेंटर क्या करेगा? कुछ तो नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, जिससे ये सब्सटेंस क्या हो? कम हो जाए, इलिमिनेट हो जाए। समझ रहे हो? सब्सटेंस बढ़े तो ये एक्टिवेट होगा सेंटर। सेंटर जैसे एक्टिवेट हुआ तो रिदम सेंटर के पास ये सिग्नल गया। रिदम सेंटर क्या करेगा? फिर रेस्पिरेटरी प्रोसेस के पास कुछ तो नेसेसरी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा। ओके, उससे वो क्या हो? सब्सटेंस कम हो जाए। और एक होता है गाइस रिसेप्टर, जो होता है अपने हार्ट के अंदर। ये देखो यहां पर है, देखो ये हार्ट के अंदर ये रिसेप्टर यहां पर होता है। ये होती है कैरोटिड आर्टरी, ये ऑर्टिक आर्च होते हैं जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में। तो ये ऑर्टिक आर्च है ना गाइस, यहाँ इसको कैरोटिड आर्टरी रहते हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहां पर भी एक रिसेप्टर होता है और ऑर्टिक आर्च के ऊपर भी एक रिसेप्टर है, दोनों के ऊपर रिसेप्टर होते हैं गाइस। ये रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? ये देखिए यहां पर आपको बता देता हूं। ये देखो, द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी also can recognize, ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। पहले तो हमने देख लिया कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन का रिकग्निशन होता था, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। लेकिन और एक जगह है जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यहां पर आर्टिक आर्च एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दो जगह है जहां पर ये सिग्नल मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। देखो यहां पर भी ये चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। कुछ तो एक्शन के लिए यहां पर ये रिदम सेंटर के पास सिग्नल चला जाता है। कहां से? ऑर्टिक आर्च से और कैरोटिड आर्टरी से। यहां पर मैंने बताया था जो रोल होता है ऑक्सीजन का, ये रोल रेगुलेशन के अंदर क्या होता है? बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत कम होता है। गाइज ये हुआ अपना रेगुलेशन के बारे में। अब देखेंगे हम डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। चलो देखते हैं। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर का मतलब होता है, डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, बड़ी टर्म है। एक होता है डिसीज और एक होता है डिसऑर्डर। एक आप समझने के लिए समझ सकते हो, देखो डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे डिसीज होते हैं, इसका मतलब डिसीज एक छोटी टर्म है, डिसऑर्डर एक बड़ी टर्म है।
ओके, डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर डिसऑर्डर 3 दिए हुए, ये डिसीज नहीं है, ये समझना है, डिसीज नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये डिसऑर्डर है, क्योंकि अस्थमा के अंदर बहुत सारे बॉडी के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इम्फाइसेमा भी एक डिसऑर्डर है और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो अस्थमा के अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देता हूं, बाद में तो हम देखेंगे। अस्थमा के अंदर देखो, अपना अस्थमा के अंदर जो ब्रोंका होता है, पहले तो ये समझिए, ट्रकिया पता है आपको, ट्रकिया के डिवाइड होके यहाँ पर ब्रोंकस बनता है। ये ब्रोंक की एक ट्यूब रहती है, ओके, ये ट्यूब के अंदर क्या है, ये हॉलो रहती है, इसके अंदर से एयर आती है, ये भी हॉलो रहती है, इसके अंदर से क्या एयर आती है। तो ये ट्यूब होती है ना, इसको मैं कट करके आपको ऐसा दिखाता हूँ, देखो ये ट्यूब हुई, ओके, ये ट्यूब है, अंदर का पार्ट है, ओके, ये ऐसे रहती है, ये ट्यूब है, ओके, ये इसके अंदर का लूमेंस है, इसके अंदर से क्या होता है, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। अब ये जो लूमेन है ना, अस्थमा के अंदर क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है, नैरो, मुझे देखो ये ऐसा हो जाता है, ये ट्यूब हुई और इसके अंदर ये लूमेन है, एकदम नैरो हो जाता है, एकदम नैरो। तो नैरो होने की वजह से क्या है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से फ्लो हो पाते थे, अभी वो क्या होगा, उतने ताकत से, उतने इससे क्या होगा, ऑक्सीजन इसके अंदर से फ्लो नहीं होगा। तो जैसे फ्लो नहीं होगा तो लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये लंग्स है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की ये डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर। अब जैसे ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा तो ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन की कमतरता हो जाएगी। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगा तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो अपनी बॉडी क्या हो जाती है, एकदम से ऑक्सीजन एकदम डिफिशियंसी आ जाएगा ऑक्सीजन की। तो यहां पर आपको चक्कर भी आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन से तो आपको क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है। आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो अपनी बॉडी को क्या एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए तो इसको डिसऑर्डर बोला जाता है। अभी क्या होता है, देखो यहां पर एग्जैक्टली किया क्या जाता है, देखो यहां पर देखेंगे, देखो यहां पर दिया हुआ है, ये नॉर्मल एयरवे, ये नॉर्मल ब्रोंकाई का लूमेन है। देखो यहां पर देखो, अस्थमा में क्या हो जाता है, ये जो उसके ट्यूब होती है ना, बाहर की ये जो टिश्यू होती है, ये उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये देखो वॉल जो उसका, इससे इन्फ्लामेशन हो जाता है और थिक हो जाता है, जिससे इसका लूमेन नैरो हो जाता है। और जब ये अस्थमा का अटैक हो जाता है ना, तो अटैक के टाइम में इतना नैरो हो जाता है कि इसको आपको पंप से मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ जाती है। पंप के अंदर जो मेडिसिन होती है ना गाइस, ये मेडिसिन क्या होती है पता है, इसको बोलते हैं हम ब्रोंकोडायलेटर। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर ये करता है गाइस, ब्रोंकस जो होता है ना, ये ब्रोंकस पता है ना आपको, ये ट्रकिया, इसके अंदर जो ब्रोंकस जो ट्यूब होती है, तो ये जो ब्रोंकस है ना, इसके अंदर इसको डायलेट करने का काम करता है, क्योंकि ये नैरो हो रहा है ना, ये नैरो नहीं है, इसको डायलेट करने का, फिर से इसको क्या करेगा, ये नैरो हो चुका है तो फिर से इसको लुमेन को एक्सपांड करने का काम करेगा। तो ये गोली लेने के बाद ये जो नैरो हुआ है ना, फिर से ऐसा हो जाएगा। ओके, मतलब अस्थमा तो रहेगा, ये नैरो तो रहेगा, लेकिन इतना नैरो नहीं होगा कि अटैक आ जाए, ये फिर से ऐसी पोजीशन में आ जाएगा। एकदम नॉर्मल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अस्थमा में ये जो वॉल होती है बहुत ज्यादा ठीक हो जाती है, तो इतनी जो ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम ये ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन कर लेती है। और इसके अंदर देखो ये क्या होता है, देखो इसके अंदर ये ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ जाती है, और इससे क्या एक साउंड निकलता है, व्हीजिंग साउंड, जैसे साउंड कैसे निकलता है, देखो ऐसे साउंड निकलता है, एकदम व्हीजिंग टाइप साउंड निकलता है। ये क्यों होता है व्हीजिंग साउंड, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रोंका या ब्रोंकियल होता है ना, इसमें इन्फ्लामेशन की वजह से ये जो लूमेन हो जाता है, ये नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से एयर फ्लो नहीं हो पाती है, इसलिए ये व्हीजिंग टाइप का साउंड निकलता है। ओके, समझ में? अस्थमा में क्या होता है, ये जो लुमेन होता है ये नैरो होता है, नैरो होने की वजह से एक टाइम ऐसा हो जाता है कि उसको अटैक आ जाता है, अटैक के टाइम पे इसके अंदर से ऑक्सीजन लेना जाना बंद हो जाता है, तो इसको पूरी ताकत से उसको क्या लेना पड़ता है, इंस्पिरेशन करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, उसके टाइम ये ऐसी साउंड निकलता है। और इसमें ये इसको फिर से क्या करना पड़ता है, नॉर्मल करने के लिए इसको मेडिसिन लेना पड़ेगा, ये मेडिसिन को बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ये फिर से क्या करते हैं, लुमेन को एक्सपांड कर लेती है। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी दूसरा डिसऑर्डर। ये देखो इम्फाइसेमा। अब ये इम्फाइसेमा क्या रहता है गाइस, दो वर्ड आपको समझना पड़ेगा, एक होता है एक्यूट और एक क्रॉनिक। ये एक्यूट का मतलब होता है एक्यूट डिसीज, कौन सा भी एक्यूट कंडीशन बोले तो जो अभी के अभी हुई है, जो डिसीज है ना अभी तुरंत हुआ है, कम से कम एक दो महीने में ये डिसीज आपको हुआ है। ओके, ऐसा नहीं बहुत सालों से आपको ये डिसीज हुआ है, ऐसा नहीं है। एक्यूट का मतलब होता है एक आपको एक दो महीने के अंदर ये कुछ तो प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये एक्यूट कंडीशन हुई। लेकिन क्रॉनिक जो डिसऑर्डर होता है ना, ये डिसऑर्डर होने के लिए आपको सालों लग जाते हैं,
सालों लग जाते हैं ये प्रॉब्लम होने के लिए। तो ये एम्फाइसेमा ना, ये भी कैटेगरी किस में आएगी, ये आएगी गाइस कैटेगरी क्रॉनिक डिसऑर्डर में। ये एक्यूट डिसऑर्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्यूट डिसऑर्डर होने के लिए आपको बहुत कम समय में, जैसे आपका सर दुख रहा है, एकदम हेडेक हो रहा है, सर दुख रहा है, तो क्या है, एक्यूट कंडीशन है एकदम। अभी क्या, अभी कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, कुछ तो टेंशन ले लिया आपने, आपका सर दुखने लगा, तो ये एक्यूट कंडीशन है। लेकिन जैसे आप सिगारेट पी रहे हो, बहुत सालों से आप सिगारेट पी रहे हो, तो सिगारेट जो स्मोकिंग है ना, सिगारेट स्मोकिंग से क्या होगा, धीरे धीरे आपका लंग्स खराब होते जाएगा, डैमेज होते जाएगा। तो ये कंडीशन को बोलेंगे हम क्रॉनिक डिसऑर्डर। जो डिसऑर्डर होने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। ओके अब इसके अंदर क्या होता है, एम्फाइसेमा के अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर जो अल्वियोला के वॉल होते हैं ना, वॉल, ये हो जाते हैं डैमेज। क्या हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल में देखो, कैसे हेल्दी में नॉर्मल ये वॉल है, अल्वियोलाई की वॉल नॉर्मल है। जैसे निमोनिया के अंदर क्या होता है, तो वॉल तो ठीक रहता है, लेकिन ये वॉल के अंदर है ना फ्लूइड जमा हो जाता है। हम जब कफ होता है ना, हमें कफ के अंदर क्या होता है, जब हम खांसी आती है तो बलगम निकलता है, देखो फ्लूइड निकलता है, बलगम। तो ये कहाँ स्टोर होता है, देखो यहाँ पर ये फ्लूइड और आरबीसी जो सेल रहते हैं, ब्लड सेल भी यहाँ पर जमा हो जाती है, फ्लूइड जमा हो जाती है, इसकी वजह से इसके अंदर से फ्लूइड निकल जाता है। ओके निमोनिया में होता है ऐसे। लेकिन एम्फाइसेमा में क्या होता है, फ्लूइड कुछ नहीं रहता है, लेकिन जो अल्वियोलर वॉल होती है ना, ये डैमेज हो जाती है। ये किसके वजह से डैमेज होता है, ये हो जाती है स्मोकिंग के वजह से। ओके अभी देखो यहां पर पढ़ो, एम्फाइसेमा इज द क्रॉनिक डिसऑर्डर, जो मैंने बताया बहुत टाइम लग जाता है एम्फाइसेमा होने के लिए, इज द क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच अल्वियोलर वॉल आर डैमेज। अल्वियोलर वॉल क्या होता है, डैमेज। क्यों होता है, ड्यू टू विच, इसके वजह से, डैमेज होने की वजह से क्या हो, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। ओके अभी इसका मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, किसकी वजह से होता है, इज द वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ दिस डिसीज डिसऑर्डर इज सिगारेट स्मोकिंग। समझ गए गाइस, एम्फाइसेमा क्या है, इज द क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, अल्वियोलर वॉल डैमेज होता है। आपको क्वेश्चन भी आया ना, नॉर्मल एमसीक्यूज आता है आपको एक, तो कैसे आएगा पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन और विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैविंग द in which the alveolar wall get damage, तो आपका ऑप्शन आएगा अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल डिसीज और नन ऑफ दी अबो। ओके तो इसमें आपको क्या आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा गाइस ये वॉल डैमेज का। ओके ये आपको क्वेश्चन। अस्थमा में क्या आएगा, लुमेन नैरो होती है, लुमेन लार्ज होती है, और कुछ ऐसे वॉल्यूलर वॉल डैमेज हो जाती है, तो अस्थमा में क्या होता है, लुमेन नैरो होती है। चलो लास्ट देखेंगे अब ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। गाइज जो भी लोग हैं ना, ऐसे इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जिससे स्टोन की फैक्ट्री है, ग्रिंडिंग करते हैं, जैसे टाइल्स की फैक्ट्री होती है, जहां पर ग्रिंडिंग होता है, बहुत सारा डस्ट निकलता है, जो पार्टिकल होता है, डस्ट निकलता है, वो अपने लंग्स के अंदर जाता है, और बहुत सालों से ये काम करने वाले लोगों में ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। ओके अब यहां पर देखो, in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that defense mechanism of body cannot fully cope this situation। इतना डस्ट हो जाता है कि अपनी बॉडी भी उसको डिफेंस नहीं कर पाती है। इसलिए क्या होता है, डस्ट अपने बॉडी में, लंग्स में, एग्जैक्टली लंग्स में डिपॉजिट होते जाते और फाइब्रोसिस हो जाता है। जो फाइबर टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू, उसमें क्या फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, हार्ड हो जाता है लंग्स, इतना हार्ड हो जाता है कि उसके वजह से ये लंग्स डैमेज होने लगता है, सीरियस प्रॉब्लम होने लगता है। ओके लॉन्ग एक्सपोजर बोल रहा हूं मैं, बहुत सालों तक काम करने के बाद लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब बहुत एकदम उसका एक क्या बोल सकते हैं हम, सूजन आना और रेडिश हो जाना, ये चीज होने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, उसके वजह से फाइब्रोसिस होता है। अब इसको प्रोटेक्शन करना है, इसको नहीं होने देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको कुछ तो मास्क, प्रोटेक्शन के लिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। ओके गाइस ये हुआ हमारा आज का टॉपिक और चैप्टर का लास्ट लेक्चर। आज हमने देखा रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर। एक बार रिवाइज करेंगे फास्ट। देखो रेगुलेशन कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन के अंदर कौन करता है, मेडुला करता है। मेडुला में कौन सा सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, दो पार्ट करते हैं। एक करता है यहां पर ब्रेन के अंदर जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और एक करता है यहां पर हार्ट के ऊपर होते हैं ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। अब ये जो रेस्पिरेटरी, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पीएच हो जाएगा कम, और इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी गाइस
केमोसेंसिटिव एरिया के पास, और केमोसेंसिटिव एरिया से इंफॉर्मेशन जाएगी मेडुला के पास। फिर मेडुला क्या करेगा, इसको ट्रिगर करने के लिए, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए यहां पर करेगा कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद होगा इंस्पिरेशन। ओके, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर देखो कोई भी सब्सटेंस है जो एक्टिवेट करने के बाद, रिदम सेंटर को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, रिदम सेंटर सिग्नल छोड़ेगा, उससे क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस से ये सब्सटेंस को कम किया जाएगा। और एक रिसेप्टर भी होता है कहां पर, हार्ट के पास, ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, ये भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन को रिकॉग्नाइज करके ये सिग्नल रिदम सेंटर को देंगे। इससे क्या होगा, कुछ तो एक्शन होके वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन का रोल होता है क्या, कुछ नहीं, ज्यादा रोल नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं है, इसको हम इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। अभी देखेंगे हम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है अस्थमा, एक होता है एम्फाइसेमा, एक होता है ऑक्यूपेशनल। अस्थमा में क्या हो जाता है, जो लुमेन होता है ब्रोंकस का, उसका लुमेन हो जाता है नैरो। जब अस्थमैटिक अटैक आ जाता है उसमें इतना नैरो हो जाता है कि आपको लेना पड़ता है मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन, ब्रोंको डायलेटर। ये क्या करता है, ब्रोंको डायलेटर ब्रोंकस को डायलेट करता है और जो लुमेन है उसको एक्सपांड करता है, फिर से वो सांस ले सके इस कंडीशन में। ओके, और एम्फाइसेमा क्या होता है, इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, बहुत सालों लग जाते हैं। ये अस्थमा जेनेटिक्स होता है। अस्थमा क्या होता है, जेनेटिक्स, आपको वंशिक होता है, आपको बचपन से ही होता है, आपको पेरेंट्स से आपको ये मिलता है, जेनेटिक्स होता है, हेरिडिटरी भी बोलते हैं। एम्फाइसेमा हेरिडिटरी होता है क्या, नहीं, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, ये अपनी खुद की गलती से होता है गाइस। एम्फाइसेमा क्रॉनिक डिसऑर्डर, इसमें मेन कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है, सिगारेट स्मोकिंग। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, मेन एल्वियोलर जो वॉल होती है, एल्वियोलर वॉल वो हो जाती है इसमें गाइस डैमेज। क्या हो जाती है, डैमेज होता है, उसको बोलते हैं हम ब्रेक डाउन, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाएगा। और लास्ट है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या, जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उसमें जो, जैसे इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, जैसे स्टोन फैक्ट्री हो, जैसे ग्रिंडिंग, जहां पर ग्रिंडिंग का काम हो, टाइल्स फैक्ट्री है, यहां पर क्या होगा, बहुत सारे काम लोग बहुत सालों से काम कर रहे थे, इसमें जो डस्ट निकलेगा, ये डस्ट अपने बॉडी में, लंग्स में डिपॉजिट होगा, और सालों सालों ये लंग्स डिपॉजिट होके, ये डस्ट डिपॉजिट होके क्या होगा, इसके अंदर लंग्स का इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी लंग्स को, और धीरे धीरे ये लंग्स आपका फाइब्रस होने लगेगा, फाइब्रोसिस होगा, हार्ड होने लगेगा, इससे बहुत सीरियस आपको लंग्स डैमेज हो सकता है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव मास्क। ओके, देखो यहां पर अस्थमा में, अस्थमैटिक अटैक आने के बाद ये मेडिसिन लेना पड़ता है, जिससे ये अस्थमैटिक एयरवे नॉर्मल होता है। इसमें एम्फाइसेमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जिसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज होती है, मेन रीजन होता है सिगारेट स्मोकिंग। और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में आपको बताया मैंने, फाइब्रोसिस होता है, और इसमें मेन रीजन, ये दो वर्ड याद रखो, एक होता है एक तो फाइब्रोसिस हुआ, और दूसरा यहां पर ये किसकी वजह से होता है, कौन सी इंडस्ट्री में, तो स्टोन ब्रेकिंग ग्रिंडिंग इंडस्ट्री में। ओके, थैंक यू गाइस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करो। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। शेयर तो जरूर करिए गाइस, और सब्सक्राइब करने को मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।